नमस्कार दोस्तों, हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक जबरदस्त मसालेदार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कहानी सुनाता हूँ। तुर्की, जी हाँ, वही रेचेप तैयप एर्दोगान का तुर्की, जो इतने दिनों से पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड की तरह बर्ताव करते हुए कश्मीर कश्मीर कहकर संयुक्त राष्ट्र में चिल्ला रहा था। अब उसी तुर्की को भारत ने अपने ही स्टाइल में, उसी की भाषा में जवाब दिया है। हेडलाइन में ही है, देखिए, तुर्की को उसी की दवाई का स्वाद चखाया जा रहा है। आप पूछेंगे कैसे? तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन ही आज भारत को हमारा प्राकृतिक सहयोगी कह रहे हैं। भारत के साथ हमारी साझेदारी की कोई सीमा नहीं है जैसी घोषणाएं कर रहे हैं। एक तरफ है साइप्रस और दूसरी तरफ है आर्मीनिया। भारत ने अब इन दोनों के साथ मिलकर एक नया खेल शुरू कर दिया है। ये तुर्की और उसके साथी पाकिस्तान के लिए एक ऐसा गर्म निवाला बन गया है जिसे न वह निगल सकते हैं और न ही उगल सकते हैं। क्या है ये पूरी कहानी? भारत ये नया खेल क्यों खेल रहा है? पर्दे के पीछे चल रहे इस भारत साइप्रस आर्मीनिया गठबंधन का असली लक्ष्य क्या है? आइए आज इस पूरे विषय का लेयर बाय लेयर पूरी तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बात साफ समझनी होगी। आज का भारत 20-30 साल पहले का भारत नहीं है। पहले हमारी विदेश नीति काफी हद तक आदर्शवाद पर टिकी हुई थी। पंचशील, गुटनिरपेक्ष नीति, शांति, ये सब हमारे लिए मुख्य थे। हमारा रुख था कि हम किसी को ठेस न पहुंचाएं, सबके साथ अच्छे संबंध रखें। लेकिन अब वक्त बदल गया है, दुनिया बदल गई है। जब से डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री बने हैं, भारत की नीति पूरी तरह से प्रैग्मेटिक यानी यथार्थवादी और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि पर टिक गई है। ये शुद्ध चाणक्य नीति या कौटिल्य नीति है। साम दाम दंड भेद, देश के हित की रक्षा के लिए जो भी जरूरी है वो करना, चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान से बातचीत करना हो या म्यांमार के सैन्य नेताओं के संपर्क में रहना हो। भारत अब आगे पीछे नहीं देख रहा है। एक ही सवाल है, हमारे देश के लिए क्या अच्छा है? इसी नई पॉलिसी के हिस्से के तौर पर भारत ने अब तुर्की के खेल का जवाब देना शुरू कर दिया है। हाल की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है साइप्रस देश के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस की भारत यात्रा। उन्होंने दिल्ली आके डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद जो उन्होंने बयान दिया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, भारत साइप्रस का प्राकृतिक सहयोगी है। इस अनिश्चित दुनिया में भारत एक स्थिर और भरोसेमंद भागीदार है। इतना ही नहीं, भारत और साइप्रस ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के तौर पर अपग्रेड किया है। और जानते हैं ये कैसी साझेदारी है? अ पार्टनरशिप विद नो लिमिट्स, यानी असीमित साझेदारी। दोस्तों, इस नो लिमिट्स शब्द का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत कम किया जाता है। इससे पहले चीन और रूस ने अपनी दोस्ती को इसी तरह बयां किया था। अब साइप्रस ने भारत के साथ अपनी दोस्ती के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, ऐसे हर क्षेत्र में बिना किसी सीमा के एक साथ काम करने का दोनों देशों ने फैसला किया है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, साइप्रस भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त और समय की कसौटी पर खरा उतरा साथी है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, साइप्रस तो भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है, वो भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? असली ट्विस्ट यहीं पर है। साइप्रस का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुर्की है। इस मैप को देखिए, आपको साइप्रस द्वीप दो हिस्सों में बटा हुआ दिखेगा। 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर सैन्य आक्रमण किया। तब से लेकर आज तक द्वीप के उत्तरी हिस्से पर तुर्की ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उस हिस्से को तुर्की टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस कहता है। लेकिन पूरी दुनिया में तुर्की को छोड़कर किसी एक देश ने भी इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया इसे तुर्की का अवैध कब्जा ही कहती है। साइप्रस के दक्षिणी हिस्से में जो असली सरकार है वो ग्रीक समुदाय की है और उसे ग्रीस देश का पूरा समर्थन प्राप्त है। तो एक तरह से कहा जाए तो तुर्की साइप्रस के लिए वैसा ही है जैसा भारत के लिए पाकिस्तान। जैसे हमारे कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, वैसे ही तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। तुर्की की इसी हरकत के कारण ग्रीस और साइप्रस दोनों देशों के लिए तुर्की नंबर 1 दुश्मन है। तो फिर तुर्की हमारा दुश्मन कैसे बना? तुर्की हाल के वर्षों में लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहा है। पहला, कश्मीर मुद्दा। राष्ट्रपति एर्दोगान खुद को पूरे इस्लामी दुनिया का नेता दिखाने की कोशिश में पाकिस्तान के साथ मिल गए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हर साल कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत के खिलाफ रुख अपनाया। दूसरा, पाकिस्तान को रक्षा सहायता। तुर्की ने पाकिस्तान को अपने घातक बारकटार ड्रोन्स दिए हैं। वो पाकिस्तान की नौसेना के लिए युद्धपोत बना रहा है। तो इसी सूरत में भारत को चाणक्य की नीति अपनाने की जरूरत थी। अब चलिए देखते हैं कि भारत ने कहां कैसे चाणक्य की नीति अपनाई। तीसरा,
तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान अक्ष। तुर्की ने पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलकर एक त्रिकोणीय गठबंधन बनाया है। इनका निशाना भारत और आर्मेनिया है। जब भारत ने आर्टिकल 370 को रद्द किया, तब तुर्की ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इतने दिनों तक भारत ये सब सहता रहा और कूटनीतिक रूप से ही जवाब देता रहा। भारत के चाणक्य नीति की शुरुआत यहीं से हुई। जयशंकर की पॉलिसी सिंपल है, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तुर्की के लिए सिरदर्द गनने वाला दूसरा देश है आर्मेनिया। क्यों? आर्मेनिया के बगल में स्थित अजरबैजान देश तुर्की का बेस्ट फ्रेंड है। इस अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख नाम के इलाके के लिए दशकों से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में तुर्की और पाकिस्तान दोनों देशों ने सीधे तौर पर अजरबैजान का समर्थन किया। तुर्की ने अपने ड्रोन्स दिए और पाकिस्तान ने अपने सैनिक भेजकर आर्मेनिया को हराने में मदद की। इस दौरान आर्मेनिया का पारंपरिक सहयोगी रहा रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त था। आर्मेनिया अकेला पड़ गया था। इसी गैप में एंट्री ली भारत ने। आर्मेनिया को अपनी रक्षा के लिए हथियारों की जरूरत थी। भारत उन्हें हथियार देने के लिए आगे आया। पिछले 1-2 सालों में भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बनकर उभरा है। पहला, पिनाका रॉकेट्स। भारत ने अपने अत्याधुनिक पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स आर्मेनिया को बेचे हैं। ये पूरी डील करीब 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। दूसरा, एंटी ड्रोन सिस्टम्स। टर्किश ड्रोन्स को मार गिराने के लिए भारत में बने एंटी ड्रोन सिस्टम्स दिए गए हैं। तीसरा, आकाश मिसाइलें। अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम देने पर भी बातचीत चल रही है। तो एक तरफ तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट दे रहा है। ये तुर्की और पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश है। अब आपको पूरी तस्वीर साफ साफ समझ में आ रही होगी। एक तरफ है तुर्की प्लस पाकिस्तान प्लस अजरबैजान। इसका मुकाबला करने के लिए भारत जो नया ब्लॉक बना रहा है, भारत प्लस साइप्रस प्लस आर्मेनिया। ये शुद्ध कच्ची जियोपॉलिटिक्स है। भारत अब तुर्की से कह रहा है, अगर तुम हमारे कश्मीर मामले में दखल दोगे, अगर तुम पाकिस्तान का समर्थन करोगे, तो हम तुम्हारे सबसे बड़े सिरदर्द उत्तरी साइप्रस के मुद्दे को दुनिया के सामने उठाएंगे। हम साइप्रस को रक्षा समर्थन देंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे मित्र अजरबैजान के खिलाफ खड़े आर्मेनिया को हम मजबूत करेंगे। यही कारण है कि साइप्रस के विदेश मंत्री भारत आकर कह गए कि आप ही हमारे प्राकृतिक सहयोगी हैं, हमारी दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। इससे भारत को न केवल कूटनीतिक जीत मिली है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बड़ा फायदा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि साइप्रस यूरोपियन यूनियन का सदस्य राष्ट्र है। 2026 में साइप्रस ही यूई की अध्यक्षता संभालेगा। भारत कई सालों से यूई के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये समझौता हो जाता है तो भारतीय व्यापार फास्ट पेस भारत सब तुर्की से कह रहा है, अगर तुम हमारे कश्मीर मामले में दखल दोगे, अगर तुम पाकिस्तान का समर्थन करोगे, तो हम तुम्हारे सबसे बड़े सिरदर्द उत्तरी साइप्रस के मुद्दे को दुनिया के सामने उठाएंगे। हम साइप्रस को रक्षा समर्थन देंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे मित्र अजरबैजान के खिलाफ खड़े आर्मेनिया को हम मजबूत करेंगे। यही कारण है कि साइप्रस के विदेश मंत्री भारत आकर कह गए कि आप ही हमारे प्राकृतिक सहयोगी हैं, हमारी दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। इससे भारत को न केवल कूटनीतिक जीत मिली है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बड़ा फायदा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि साइप्रस यूरोपियन यूनियन का सदस्य राष्ट्र है। 2026 में साइप्रस ही ईयू की अध्यक्षता संभालेगा। भारत कई सालों से ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये समझौता हो जाता है तो भारतीय व्यापार को यूरोप में एक बड़ा बाजार मिलेगा। अब चूंकि साइप्रस हमारा नो लिमिट्स पार्टनर बन गया है, तो 2026 में जब वो ईयू अध्यक्ष बनेगा, तब वो इस एफटीए समझौते पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर कराने के लिए भारत के पक्ष में लॉबी करेगा। इस तरह भारत ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। तुर्की को कूटनीतिक रूप से पलटकर जवाब देने के साथ साथ यूरोप के साथ व्यापार का रास्ता भी आसान कर लिया है। दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि यही नया भारत है। ये सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला भारत नहीं है, ये खुद आगे बढ़कर खेल के नियम लिखने वाला भारत है। ये एक आत्मविश्वासी भारत है। अगर तुर्की जैसे देश हमारे आंतरिक मामलों में दखल देंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम उनके ही आंगन में खेल खेलेंगे। और साइप्रस व आर्मेनिया के ये हालिया घटनाएं इसी का सबूत हैं। तुर्की पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के साथ जो करने की कोशिश कर रहा था, भारत अब साइप्रस और आर्मेनिया का इस्तेमाल करके तुर्की को उसी की दवा का स्वाद चखा रहा है। भारत की साहसिक विदेश नीति के बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत की ये टिट फॉर टैट पॉलिसी सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ मिलेंगे। नमस्कार।